हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक ना। तो ये बेसिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक समूह होता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 5, 8, 11, 15, 18। ठीक ना। तो अब ये संख्याओं का समूह है। ठीक ना। तो ये जो है समांतर श्रेणी है। अब इसको मैं कैसे बता पा रहा हूँ, चलिए देखिए। तो कोई भी श्रेणी हमें दिया हो तो उसे समांतर श्रेणी बताने के लिए सबसे पहले हम लोग दो संख्या चुनते हैं। इस तरीके से क्रमागत होने चाहिए दोनों, यानी कि पास पास। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब हम लोग इनका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए हम लोग अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते हैं। जो अगली वाली संख्या है, यानी कि अगली वाली संख्या 5 है, पिछली वाली संख्या 2 है, तो 5 में से 2 घटाए कितना आएगा, 3 आएगा। अब उसी तरीके से इसमें देखते हैं। तो इन दोनों में अगली वाली संख्या 8 है, पिछली संख्या 5 है, तो 8 - 5 कितना होगा, ये भी 3 ही होगा। 8 - 5 ये भी 3 ही आएगा। अब इसमें देखें तो इसमें भी 3 ही आएगा। 11 - 8 बराबर 3। अगर इसकी बात करें 11 15 में, तो इसका भी अंतर 3 ही आएगा। और 18 और 15 में बात करें, इसका भी अंतर 3 ही आएगा। यानी कि हर स्थिति में इसका अंतर 3 ही आ रहा है। ठीक ना। तो जिस भी श्रेणी में अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि घटाने पर जो संख्या आता है वो एक निश्चित संख्या आता है, तो इस तरह का श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक ना। अब इसमें जो ये पद दिख रहे हैं आपको 2, 5, 8, 11, 15 और 18, ये सभी इस समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं, TERM। ठीक ना। इसे हम लोग कहते हैं पद। यानी कि इसमें अगर बात करें इस श्रेणी में, तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 11 है, पाँचवा पद 15 है, छठा पद 18 है। ठीक ना। इसमें जो ये इसके हम पहला पद इसको हम लोग कहते हैं, और पहले पद को हम लोग स्मॉल a से दर्शाते हैं, यानी कि स्मॉल a बराबर 2 हो गया। अब जो ये संख्या 3 आई है घटाने के बाद, इसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक ना। इसे बोलते हैं सार्व अंतर। आप लोग इसे सार्व अंतर कह सकते हैं, या फिर एक ही में बोला जाता है सार्वांतर, कुछ इस तरीके से सार्वांतर। और इसको हम लोग स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल a बराबर 2 है इस श्रेणी में, और स्मॉल d बराबर 3 है। ठीक ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक श्रेणी और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया 10, 8, 6, 4। अब ये श्रेणी देखकर बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो जी हाँ, ये भी एक समांतर श्रेणी है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग इनका अंतर निकालते हैं। ठीक ना। दो क्रमागत अंक ले लेते हैं। तो इस अगली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या घटानी है, तो अगली वाली संख्या कितनी है, 8 है, और पीछे वाली संख्या 10 है, कितना आ गया, -2। अब इसकी बात करें तो इसमें से 6 - 8 लिखेंगे, क्योंकि अगली वाली संख्या 6 है, तो 6 - 8 बराबर -2। और उसी तरीके से इसमें देखें तो इसमें हो जाएगा 4 - 6 -2। तो देखिए इसमें भी सार्वंतर -2 आ रहा है, यानी कि सार्वंतर सेम है। ठीक ना। तो ये भी एक समांतर श्रेणी हो गई। इसमें a बराबर 10 है और d बराबर -2 है। ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें अगर कोई भी समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें केवल दो चीज़ें चाहिए। उस समांतर श्रेणी का पहला पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए। बस यही दो चीज़ हमें पता अगर है, तो हमें श्रेणी नहीं पता है फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये श्रेणी पता ही नहीं है। ठीक ना। तो इस श्रेणी को हम लोग इन दोनों की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना। यानी कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर दिया गया है, तो हम लोग उस श्रेणी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सर्वांतर d है, तो वो श्रेणी बनेगी a
कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ये ऐसे ही ये चलती रहेगी। ठीक ना। तो इसमें अगर हमें किसी भी श्रेणी का ए और डी पता है तो उसको हम लोग इस श्रेणी में रखेंगे तो वो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक ना। अब मान के चलिए यही हमें ज्ञात करना है, यही श्रेणी हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो a बराबर 10 है, d बराबर -2 है, तो बिल्कुल इसी को हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। तो a बराबर 10 हो गया। अगर d यहाँ पे अब रखते हैं हम लोग तो a बराबर कितना है 10, d बराबर -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर a बराबर 10, फिर प्लस 2 गुणा d का मान कितना है -2, तो हम लोग अभी तीन ही पद ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 कामा 10 में से 2 जाएगा 8, फिर कामा ये देखिए +2 -2 गुणा है तो -4 आ जाएगा। 10 -4 ये आएगा 6। तो देखिए तीन पद बिल्कुल आ गए, 10 8 6, और यहाँ पे देखिए 10 8 6, अगला पद निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब देखिए समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला समांतर श्रेणी होता है वो उसे हम लोग कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसका लास्ट पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है 2 5 8 11 15 18, तो इस श्रेणी का लास्ट पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कितना है 18 है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें 10 कामा 8 कामा 6 कामा 4, तो ये भी एक परिमित समांतर श्रेणी है। ठीक ना। तो क्योंकि इन दोनों समांतर श्रेणी का हम लोग लास्ट पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें दूसरी समांतर श्रेणी का, तो दूसरी समांतर श्रेणी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसका हम लोग लास्ट पद नहीं ज्ञात कर सकते उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 डट डट डट, ऐसे ये आगे तक चलती रहेगी। इसमें अगर देखें तो पहला पद a बराबर 1 है और सर्वांतर d बराबर 1 है। ठीक ना। लेकिन इसका अंतिम पद हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक ऐसे ही चलती जा रही है। तो ये हम लोग डट 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 जो दिखाते हैं ये अनंत के लिए दिखाते हैं। ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है, और क्यों। ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि जो श्रेणी बनेगी वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया का वो श्रेणी बनेगी। ठीक ना। अब कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसे मैं और सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर है। ठीक ना। ये 1 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी 1 किलोमीटर दूरी है, यानी कि ये जो बटा है ये सब 1 किलोमीटर के अंतराल पर है। ठीक ना। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है तो किराया कितना लेता है 15 रुपये। ये पहला 1 किलोमीटर चलता है, प्रथम 1 किलोमीटर। ठीक ना। अब इसके बाद जब चलता है तो 8 रुपये किराया लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 8 रुपया लगेगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक चलता है तो इसका भी 8 ही रुपया लगता है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर चलता है तो इसका भी 8 ही रुपया किराया देना पड़ता है। ठीक ना। तो अब हमें इसका श्रेणी बनाना है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति यहाँ से केवल 1 किलोमीटर चलता है तो किराया 15 रुपया लगता है। ठीक ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक अगर चलता है यानी कि 2 किलोमीटर, तब किराया कितना लगता है, यहाँ से यहाँ तक का 15 रुपया, यहाँ से यहाँ तक का 8 रुपया, यानी ये हो जाएगा 15 + 8 रुपया। देखिए अब श्रेणी बन रही है। और उसके बाद से अगर कोई व्यक्ति ये 3 किलोमीटर चलता है तो देखिए कितना रुपया लगता है, तब लगता है 15, फिर प्लस ये 8 + 8 यानी कि 2 × 8, इतना रुपया लगता है। फिर कामा अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है तब उसका लगता है 15 + 3 × 8, इतने रुपया लगता है। ठीक। तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 15 कामा और 15 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23,
और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूना 16, 15 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 31, ठीक ना। और अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 तरीका 24, तो 15 प्लस 24 ये हो जाएगा 39, ठीक ना। अगर हम लोग इस श्रेणी की बात करें तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रथम पद a बराबर 15 है और d का मान 8 है। यहाँ पे देखिए d का मान 8 है, d का मान यहाँ पे 8 है, हर जगह d का मान 8 है, तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसको हमने हल कर दिया तो ये जो श्रेणी बनी ये भी तो समांतर श्रेणी होगी। तो इस तरीके से हम लोग अंत में लिखेंगे, हाँ 15, 23, 31, 39 एक एपी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखा गया है कि क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 15 में 8 जोड़ें तो 23 आ जाता है, अगर हम लोग 23 में 8 जोड़ें तो 31 आ जाता है, और 31 में 8 जोड़े तो 39 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी में केवल 4 ही पद तक निकाल रहे हैं। आप चाहें तो 5 पद, 6 पद, इसी तरीके से जितना चाहे उतना पद निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही पद केवल निकालेंगे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक ना, यानी कि ये जो श्रेणी बनाएंगे हम लोग समांतर श्रेणी, उसमें कोई बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा जो बचती है उसका ये श्रेणी बनेगा, ठीक ना। तो फिर कहा जा रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसे मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक बेलन है, अब ये है बेलन, ठीक ना। तो इस बेलन में पूरा ये भरा हुआ है हवा से। अब इस हवा का आयतन भी है, कितना है, इस हवा का आयतन भी हम लोग मान लेते हैं। तो शुरू में तो आयतन भी है, लेकिन अगली बार इसका 1/4 कम हो जाएगा, फिर उसके अगली बार फिर इसका 1/4 भाग कम हो जाएगा। लेकिन हमें इस किसका श्रेणी बनाना है, हमें श्रेणी बनाना है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए शुरू में बेलन में भी आयतन है, तो यानी कि उपस्थित हवा कितना रहेगा, शुरू में भी रहेगा, लेकिन अब अगली बार 1/4 कम हो जाएगा। 1/4 तो भी का 1/4 कितना होगा, भी का 1/4 होगा भी गुणा 1/4, यानी कि v/4। तो इसको हम लोग इसको भी लीटर मान लेते हैं। तो शुरू में इसमें भी लीटर हवा था, तो चूँकि 1/4 भाग निकल गया है, तो इसमें शेष कितना बचेगा, इसमें शेष बचेगा v माइनस v/4। तो इसको हल करेंगे तो 4 ये हो जाएगा 4v माइनस v/4, यानी कि ये हो जाएगा 3v/4। यानी कि शुरू में इसमें v लीटर हवा था शुरू में, लेकिन जब 1/4 कम हो गया तो हवा इसमें शेष बचेगा 3v/4। अब इसके अगली बार भी 1/4 कम होगा हवा, तो 3v/4 का 1/4 कितना होता है, 1/4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3v/16। तो जब इसमें बची हुई हवा 3v/4 लीटर बचा हुआ था, तो इतना निकल गया 1/4, यानी कि 3v/16 इतना निकल चुका है। तो फिर कितना बचेगा, ये बचेगा 3v/4 माइनस 3v/16। तो इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 हर है, तो इसका भी हर हम लोग 16 कर लेते हैं। तो हर 16 करने के लिए हर में 4 से गुणा करेंगे और अंश में 4 से गुणा करेंगे, ताकि कोई परिवर्तन ना हो। तो इसे हल कर लेते हैं, 4 तियाँ 12 भी और फिर माइनस 3 भी, फिर पूरे का बटा 16। तो ये हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा 9v/16, यानी कि फिर कितना बचेगा 9v/16। अब इतना लीटर जो है हवा इसमें बचेगा। अब चूंकि हम लोग 3 ही पद निकालते हैं, केवल 3 ही पद, इसी से पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी बन रही है या फिर नहीं, ठीक ना। तो मैंने बताया था ना कि समांतर श्रेणी पता करने के लिए हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। तो अब हम लोग इस 2 को लेते हैं, इस 2 संख्या को। तो अब हम लोग अगले वाले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। तो 3v/4 माइनस v, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 3v-4 का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4v/4। तो अब 3v में से 4v घटाएंगे तो ये हो जाएगा -v/4, ठीक ना। तो ये इतना आ रहा है। अब हम लोग अगला 2 पद ये लेते हैं। अगर हम लोग इसका भी अंतर निकालें -v/4 आ गया,
तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ भी इसे भी देख लेते हैं। तो अगला पद है 9v/16 और पिछला पद है 3v/4। तो यहाँ पे 16 है तो इसका भी और 16 कर लेते हैं। तो 4 का गुणा इसमें भी कर देते हैं नीचे ऊपर। तो ये हो जाएगा 9v माइनस 4 तियाँ 12v पूरे का बटा 16। तो ये हो जाएगा, देखिए 9v में से 12v घटेगा तो ये हो जाएगा -3v/16। तो देखिए यहाँ पे -v/4 आ रहा है और यहाँ पे -3v/16 आ रहा है, यानी कि सर्वांतर सेम नहीं है। जब सर्वांतर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।